अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मैं आपका होस्ट अब्दुल रहमान जंजुआ और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा रशियन एंड यूक्रेनियन टेंशन जो क्रिएट हुई है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक कैजुअल ग्लैंस लेंगे इन दोनों के बॉर्डर्स की और डिस्कस करेंगे कि क्यों ये टेंशन क्रिएट हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था और क्या फ्यूचर हो सकता है कि ये टेंशन इसी तरीके से बरकरार रहती है और क्या ये टेंशन जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लीड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो फ्यूचर है टोटली डिपेंड्स अपॉन इट। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक लीड करने वाला जो है आप कह सकते हैं कि एक टेंशन है। तो ये किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है ना वो कर सकती है उसको हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी हम जरा इनके रशिया के मैप की तरफ जाते हैं। मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। ओके एस्पायरेंट्स, तो मैंने ये मैप जो था ये पहले से ही ओपन करके रख लिया था। तो इसका आगाज जो होता है वो होता है, आप यूं समझ लें, मैं यहाँ साइड पर जो वाइट सा पोर्शन बना हुआ है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर, ये आप कंप्लीट जो आप ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट जो मैप आप देख रहे हैं ये यूएसएसआर का मैप है, इंक्लूडेड इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज। ठीक है, तो इन कंट्रीज को मिलाकर ये पहले 1992 से पहले तक ये सारा का सारा जो था ये यूएसएसआर में शामिल था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो थी वो फॉर्मर सोवियत यूनियन मोर प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो वो क्या हुआ, वो टूटी और उससे टोटल 15 मुल्क बने। रशिया, एस्टोनिया, उसके बाद लेटविया, लिथुआनिया, और ये लिस्ट एक पूरी आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से आपने क्या करना है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब मैं अगर सारे जो है वो नाम रिवाइज करूंगा तो इससे क्या होगा कि इससे लेक्चर जब वो बोरिंग हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब स्क्रीन पर लिखे हो तो मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जितने भी कंट्रीज अब बन चुके हैं और ये जो मेजर आपको पोर्शन नजर आ रहा है दिस इज रशिया, प्रेजेंट रशिया। ठीक है, तो अब देखें बेसिकली जो यूक्रेन और इसके दरमियान वॉर का आगाज हुआ, सॉरी ये जो टेंशन क्रिएट हुई, ये बेसिकली क्रिएट हुई क्यों? क्यों आखिर जो है वो यूक्रेन जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है, रशिया उस पे ऑलमोस्ट इस वक्त रशियन, और ये जो आपको नजर आ रहा है, वेट कीजिएगा, मुझे मैंने गलत कर दी। हाँ जी, ठीक है, ये जो आपको कंट्री नजर आ रहा है दिस इज यूक्रेन। ठीक है, और ये जो आपको कंट्री नजर आ रहा है ये है रशिया। ठीक है, अब रशिया ने क्या किया है, उसने ऑलमोस्ट 90,000 ट्रूप्स जो हैं, अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको यूक्रेन के बॉर्डर पर जो है तैनात कर दिए। अब ये नॉर्मली पाकिस्तान और इंडिया की तरह की जो है ना मिलिट्री डिलोकलाइजेशन नहीं है, ट्रूप डिलोकलाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बॉर्डर टेंशन क्रिएट हुई हुई है तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आकर जो अपने जो फौजी हैं उनको तैनात कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या हो रहा है अब, बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो इन्वेड कर देगा यूक्रेन पर। ठीक है, अपने मिलिट्री अलायंस के साथ। अब मिलिट्री अलायंस को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इन्वेड कर देगा यूक्रेन पे। अब जरा हम इसको समझते हैं कि आखिर क्यों ये चाहता है, क्यों आखिर जो है रशिया जो है वो ये चाहता है कि मैं जो है यूक्रेन पर इन्वेड कर दूं। तो इसके लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं बैक। ओके, तो हम जरा देखते हैं कि 1999 में 1999 में क्या होता है। 1999 में जो रेड लिनन आर्मी थी उसने क्या किया, उसने यूक्रेन पर जो है अटैक किया। यूक्रेन पर अटैक करने के बाद उन्होंने क्या किया, यूक्रेन पर 1999 में जो लिनन आर्मी थी उसने अटैक किया और उसने अटैक करने के बाद इसको यूक्रेन को पार्ट बना लिया फॉर्मर सोवियत यूनियन का। ठीक है, अब इसके ऊपर अटैक कर कर अब जो यूक्रेन था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। ठीक है, 1999 में जो जब रेड लिनन आर्मी ने अटैक किया तब जो यूक्रेन था वो क्या था, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था
और इसको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इंडिपेंडेंस भी इसको सिर्फ 2 साल पहले यानी 1917 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? इंडिपेंडेंस भी मिली थी रशियन एम्पायर से, ठीक है। और रशियन एम्पायर को किसने ओवरथ्रो किया था? रशियन एम्पायर को भी ओवरथ्रो किया था इसी आर्मी ने, जिसने बाद में जाकर इन्वेड किया यूक्रेन पर, ठीक है। तो इससे अब आपको समझ आ रही होगी, क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो यूक्रेन था उसने आज़ादी हासिल की रशियन एम्पायर से 1917 में, और 1917 के बाद 1919 में रेड लिनन आर्मी ने क्या किया कि यूक्रेन पर दोबारा अटैक कर कर उसको फॉर्मर सोवियत यूनियन या यूएसएसआर का पार्ट बना लिया, ठीक है। अब देखें, जब दोबारा 1992 में मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए, तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि यूक्रेन जो था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। अब आप ये देखें कि अब जिस तरीके से, एक सेकंड मुझे नाम लिखने दीजिएगा प्रेसिडेंट का, क्योंकि उनके जो बयानात हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है जो रशियन जो है प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अभी अभी रिसेंटली ये बयान दिया है कि जो यूक्रेन है, या आप कह सकते हैं कि ये जो यूएसएसआर की एक सेपरेशन हुई थी, तमाम कंट्रीज के जो 15 कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जो सेपरेशन हुई थी रशिया से, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेजिडी थी। और वो अभी तक जो है यूक्रेन को एक पार्ट समझते हैं अपने रशिया का, ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ कि जिस तरीके से कश्मीर एक इशू बना हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसी तरीके से जो यूक्रेन है उसको वो पार्ट समझते हैं, किसका? रशिया का। अब रशिया का पार्ट समझ लिया उन्होंने, तो लोगों ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना कि बगैर किसी की सपोर्ट के या बगैर जो है कोई इंटरनल सपोर्ट के उन्होंने इस तरीके का बयानिया दिया कि जो यूक्रेनियन जो लोग हैं, बेसिकली ये क्या है, ये रशियन लोग ही थे जो सेपरेटेड हो गए एक दूसरे से। तो इसकी रीजन क्या है? आप ये जो देख रहे हैं एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया, दिस इज द ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेनियन बॉर्डर, ठीक है। तो अब क्या, इस तरफ जो लोग रहते हैं वो आप उन्हें कह सकते हैं कि प्रो रशियन मेंटालिटी रखते हैं। मींस क्या, कि वो रशिया के साथ आप कह सकते हैं कि जम होने के इस बात के इत्तेहाद में है कि जो यूक्रेन है उसको जो है जम होना हो जाना चाहिए रशिया के साथ, ठीक है। तो रशिया इसी चीज को यूज कर रहा है, इसी बॉर्डर को यूज करके, एक सेकंड मुझे रेज करने दीजिएगा। ओके, तो रशिया क्या कर रहा है? रशिया इन्हीं जो है ईस्टर्न जो साइड पर लोग मौजूद हैं इनको यूज करते हुए एक प्रॉक्सी वार चला रहा है इनसाइड द यूक्रेन, ठीक है, इनसाइड द यूक्रेन। तो अब आपको ये समझ आ गया बेसिकली कि जो रशिया है वो चाहता क्या है और वो क्यों यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है, मतलब उसका मकसद क्या है। तो लेकिन आखिर यूक्रेन की तरफ से जो है वो क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं, जो रशिया जो है वो इस जो है इकदाम पर जो है वो हुआ हुआ है, कोशां हुआ हुआ है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा बैक चल के। आपने एक नेम सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज नेटो, ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये जो नेटो है इसके जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 30, यानी 30 कंट्रीज जो है वो नेटो का इस वक्त पार्ट है। तो 2004 में 2000 2000 एंड एक सेकंड 2004 जो है वो हमारे इस जो डिस्कशन है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये ईयर के इस साल तकरीबन 10 कंट्रीज ऐसे थे जो कि नेटो का हिस्सा बने थे, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने थे। अब बाकी कंट्रीज को एक साइड पर रखें और जरा इन कंट्रीज पर जिनको मैं अब हाईलाइट करने जा रहा हूँ, इन कंट्रीज को देखें। ये ओके, अब ये जो फर्स्ट कंट्री मैंने हाईलाइट किया है दिस इज एस्टोनिया, सेकंड वन इज लेटविया एंड थर्ड वन इज, जिसको मैंने जो है हाईलाइट किया आपके सामने, दिस वन इज बेलारूस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक लंबा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं रशिया के साथ, ठीक है। एक सेकंड में क्लियर करूं ताकि आपको नजर आ जाए। ओके,
अब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक लंबा सा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, रशिया के साथ, और ये जो कंट्रीज हैं ये नेटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब जो यूक्रेन था वो भी ये चाहता है कि वो नेटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाए। ठीक है, इसके अलावा जो यूक्रेन का है, बेसिकली यूक्रेन ने अप्लाई किया था 2008 में कि वो नेटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट करना बनना चाहता है। तो देवर हैप्पी, नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, देवर कंट्रीज थे, उन्होंने देवर हैप्पी के जो है एक न्यू कंट्री जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहता है। तो अब बेसिकली उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि आप इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। किसकी मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप फॉर नेटो, क्या आप नेटो को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई करें। तो उन्होंने इसके लिए वर्क करना शुरू कर दिया, और इवन के इतना तेज कर दिया गया वर्क कि 2017 में प्रॉपर लेजिस्लेशन की गई, प्रॉपर लेजिस्लेशन की गई कि जो है इस तरीके के इकदाम उठाए जाएंगे कि जो यूक्रेन है वो क्या हो सके, नेटो का एक मेंबर बन सके। ठीक है, इसके अलावा इसी साल चंद दिन पहले 16 दिसंबर को जो है ब्रसल्स में पीएम जो थे यूक्रेन के और जो नेटो के चीफ है उनकी ब्रसल्स में एक मुलाकात होती है, और उसमें भी ये तय पाता है कि जल्द से जल्द ये इकदाम उठाए जाएंगे कि जो यूक्रेन है वो पार्ट बन सके किसका, नेटो का। ठीक है, तो अब देखें कि अगर नेटो का पार्ट बन जाता है यूक्रेन, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो, एक सेकंड दीजिए, अगर नेटो का पार्ट बन जाता है तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली ये होगा कि जो ये कंट्रीज हैं जो कि एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके ऊपर वो एक दबाव क्रिएट करेंगे रशिया के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि रशिया जो है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रशिया है, ये रशिया और यूएसए ये दूसरे कंट्रीज में अपनी जो है प्रॉक्सी वॉर्स चलाते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रशिया का जो स्टांस है वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर का इशू क्यों बन सकता है, रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन क्रिएट हो रही है। तो ये याद रखिए कि नाटो के जितने भी कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने ये एक ट्रीटी साइन की हुई है कि अगर कोई भी कंट्री नेटो मेंबर पर जो है अटैक करेगा तो बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो भी वार में कूद पड़ेंगे। अब यूक्रेन जो है ये ना सिर्फ ये कि नेटो का पार्ट बनना जा रहा है, बल्कि ये यूरोपियन यूनियन है उसका भी एक पार्ट रह चुका है। ठीक है, पार्ट है। तो अब क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की तरफ से अटैक होगा रशिया पे, और यूएस से जो है वो भी क्या करेगा, वो भी किसकी सपोर्ट में उतरेगा, जाहिर सी बात है वो भी यूक्रेन की सपोर्ट में उतर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम चलें, यहाँ पर आकर हम देखें जापान को, तो जापान आपको पता है कि जी7 में शामिल है, इसके अलावा ये क्वाड ग्रुप में भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है इस वॉर, अगर ये वॉर हो जाती है तो दोबारा से क्या होगा कि जापान को जो है वो भी यूक्रेन का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, इस वॉर में अगेंस्ट रशिया। लेकिन अगर हम देखें तो चाइना जो है, चाइना सपोर्ट कर रहा है रशिया को इन दिस मैटर, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, और एनीथिंग यू वांट टू अज्यूम। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि जब इतने सारे कंट्रीज जो हैं वो एक ही वार में कूदेंगे तो दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं दे हैव न्यूक्लियर एबिलिटी। ठीक है, यूएसए, रशिया, चाइना, दे आल्सो हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेंशन है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लीड कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो है इनकी सुलह कराने की जो है वो कोशिश नहीं की जा रही, इवन के या रशिया की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठाए जा रहे। एक तो ये कि उसने अपने इतने सारे मिलिट्री को डिलोकलाइज कर दिया इस तरफ, और दूसरा ये कि उसने ये भी कहा है कि जो फॉर एग्जांपल अगर यूक्रेन इस चीज से बाज नहीं आता तो जितनी भी इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर जो है यूक्रेन इस चीज से बाज रहता है कि वो नेटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता, तो उसको ऑलमोस्ट इन्होंने ऑफर किया है $15 बिलियन का लोन। ऑलमोस्ट, एक सेकेंड ये लिखने दीजिएगा, ऑफर किया ऑलमोस्ट $15 बिलियन का जो है लोन ऑफर किया। तो होप सो आगे जैसे जैसे आप इसमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हम अपने चैनल पर ऐड करते जाएंगे। आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, इस फर्स्ट टाइम वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।